अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे पहले है कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम उसकी एचएलए टाइपिंग चेक करते हैं। एचएलए टाइपिंग को हम टिश्यू टाइपिंग भी बोलते हैं। तो हम हमारे पास एबीओ टाइपिंग होती है और एचएलए टाइपिंग होती है। एचएलए टाइपिंग को जब हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी है तब हम एचएलए टाइपिंग उसकी चेक करते हैं, मैच करते हैं। और जबकि ब्लड ट्रांसफ़र में हम रेसिपिएंट और डोनर की एबीओ टाइपिंग को मैच करते हैं। और एबीओ टाइपिंग जौन-सी है, ये अगर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तब भी ज़रूरी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एचएलए टाइपिंग और एबीओ टाइपिंग दोनों होगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ ब्लड ट्रांसफ़र करना है तो हम सिर्फ एबीओ टाइपिंग ही कर लेंगे, एचएलए टाइपिंग की ब्लड के लिए ज़रूरत नहीं है। एचएलए टाइपिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। एचएलए टाइपिंग के 2 टाइप हैं, एक है सेरोलॉजिकल और दूसरी है मॉलिक्यूलर। जो सेरोलॉजिकल है वो उसमें क्या करते हैं, हम एलाइज़ा को यूज़ करते हैं प्रोटीन को मैच करने के लिए कि डोनर और रेसिपिएंट के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो मैच करती हैं या नहीं। और मॉलिक्यूलर के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए सीक्वेंस की बेस के ऊपर करते हैं। और मॉलिक्यूलर जौन-सी है हमारे पास मोर रिलायबल टाइपिंग है, ठीक है। If HLA or ABO typing is not right, then it can cause allograft rejection। मतलब कि साफ ज़ाहिर है, कॉमन सी बात है कि अगर HLA टाइपिंग ABO टाइपिंग ठीक नहीं है, मैच नहीं हो रही, तो फिर ये रिजेक्शन काज करेगी। और फिर HLA की हमारे पास आगे आती हैं, HLA की टाइप्स HLA-A, HLA-B और HLA-C। तो ये MHC1 के केस में हमारे पास HLA-A, HLA-B और HLA-C आती है। MHC2 में था HLA-P, HLA-Q, इस तरह के थे, तो वो उसके अंदर था। फिर आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इनको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि हमारे पास जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास जो सी है ऑटोग्राफ्ट है, एलोग्राफ्ट है, सिनर्जिक है और जीनोग्राफ्ट है। तो यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है कि चांसेस रिजेक्शन के कितने हैं इनके अंदर। ऑटोग्राफ में हमारे पास 0% चांस होते हैं रिजेक्शन के। और साइनोजेनिक में जो सा है साइनोजेनिक, इसके अंदर हमारे पास 0% चांस है। और जीनोग्राफ जो है इसके अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं रिजेक्शन के। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास होते क्या हैं। तो ऑटोग्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी से ही एक जगह से टिश्यू निकाल के हम अपनी ही बॉडी में कहीं और जगह पे ऐड करते हैं। तो ये सेम इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसप्लांटेशन हो रही होती है, तो इसके अंदर कोई चांस नहीं होता रिजेक्शन का, 0% चांस होता है। उसके बाद जो एलोग्राफ्ट है उसके अंदर क्या होता है कि सेम स्पीशी होती है लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में हम कर लें तो इंडिविजुअल चेंज हो गए लेकिन हमारे पास स्पीशीज सेम रही। और जो साइनोजेनिक है इसके अंदर हमारे पास होता है इसके अंदर जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर ट्रांसप्लांटेशन होती है। जिस तरह दो ट्विंस हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है उनका जीनोम, तो उनके अंदर जो ट्रांसप्लांटेशन होगी वो साइनोजेनिक होती है। तो इसके अंदर भी 0% चांस होता है रिजेक्शन का, क्योंकि ऑलमोस्ट ये इसी तरह सेम ही हो रही होती है, क्योंकि उनका मेकअप जेनेटिक मेकअप ट्विंस का सेम है। तो ये उनके अंदर होगी, तो इसके अंदर भी चांसेस ऑफ रिजेक्शन 0% होंगे। और जो हमारे पास जीनोग्राफ्ट है उसमें क्या होता है कि मतलब कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन होती है डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान, कि मतलब टोटली डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो उनके अंदर हो जाए जिस तरह के किसी एनिमल से गोट वगैरह से अगर हम ह्यूमन में या ह्यूमन से गोट वगैरह में करें, तो ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम चांस है रिजेक्शन के। फिर है हमारे पास मेटाबॉलिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र और ब्लड सेल ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर। मेटाबॉलिक स्टेम सेल्स को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें पता है मेटाबॉलिक स्टेम सेल्स के अंदर इमेच्योर या फिर प्रिकर्सर्स होते हैं सेल्स के, ब्लड सेल्स के। फिर आगे वो मतलब कि उनके अंदर के मेच्योर होते हैं या कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास आता है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसके अंदर ये होता है कि हमारा कोई ऑर्गन फेलियर किसी इंडिविजुअल के अंदर हो जाता है तो हम उसका ऑर्गन ही चेंज करते हैं, कर देते हैं। जिस तरह कॉमनली किडनी के अंदर होता है कि किडनी फेलियर हो जाए तो हम उसकी किडनी को चेंज कर देते हैं, तो ये सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। दूसरा हमारे पास जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, एचएससी ट्रांसप्लांट। इसके अंदर क्या होता है, हम बोन मैरो को ट्रांसफ़र करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसके अंदर भी दो तरह के आते हैं, एक है अम्बिलिशियल कोड एचएससी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल और दूसरा है लिकोफ्रेसिस। अब एम्बिलिकल कोड के अंदर क्या होता है कि ये है सोर्स ऑफ एचएससी। और
इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं ये। जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर के मतलब जितने भी नॉन कॉम्पिटेंट या इनकम्पिटेंट सेल्स होते हैं ये उनको ट्रांसफर मतलब के रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह पे कॉम्पिटेंट सेल आ जाते हैं, इम्यून सेल्स जिनसे हैं वो कॉम्पिटेंट इम्यून सेल्स आ जाते हैं। The patient with the compromised immune cells can transfer these HSC to the bone marrow of that patient. अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ है या उसके जो इम्यून सेल्स हैं वो कम्पिटेंट नहीं है कि वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट अपना काम कर सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। दूसरा है जो लीकोफ्रेसिस, उसके अंदर है सेपरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द होल ब्लड। इसमें क्या होता है कि जस्ट वाइट ब्लड सेल्स को पूरे ब्लड के अंदर से सेपरेट कर लिया जाता है। एंड हैव हेल्दी एंड कम्पिटेंट टी सेल्स। तो अब हमारे जो टी सेल्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, तो फिर जब हम उनको सेपरेट कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स को तो उनके अंदर क्या हेल्दी और कम्पिटेंट टी सेल्स आ जाते हैं। बट दिस कैन समटाइम काज ऑटो इम्यून डिजीज। अब इसका ये डिसएडवांटेज है अगर हम लिकोफ्रेसिस करते हैं कि हम वाइट ब्लड सेल्स को मतलब सेपरेट करके मतलब हेल्दी पर्सन से पेशेंट के अंदर डालते हैं, तो इससे हो सकता है, एक केस हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होने का चांस ज़्यादा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर है कम्पिटेंट टी सेल विल स्टार्ट अटैकिंग द रेसिपिएंट ऑर्गन। ठीक है, अगर मतलब कि उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है या फिर कंपैटिबिलिटी नहीं आती, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो कम्पिटेंट टी सेल होंगे डोनर के वो अटैक करने शुरू कर देंगे रेसिपिएंट ऑर्गन, मतलब रेसिपिएंट के जितने भी ऑर्गन है, ये दूसरे ऑर्गन जो से हैं उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम इस मेथड के अंदर हो सकती है। फिर है एलोग्राफ्ट रिजेक्शन के, रिजेक्शन कहाँ कहाँ मतलब रिजेक्शन कैसे होती है, अगर हो जाए तो मतलब किस तरह की होती है। तो इसके अंदर है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन और एक्यूट और फिर है क्रोनिक। ठीक है, हाइपर एक्यूट के अंदर क्या होता है, रिजेक्शन विद इन आवर्स के, मतलब हमने ट्रांसप्लांट किया कुछ ही घंटों के अंदर रिजेक्शन या फिर उसका रिजेक्शन शो हो गया, पता चल गया कि प्रॉब्लम है इसके अंदर। एक्यूट होती है उसके अंदर है कि रिजेक्शन के अंदर जो सा है 11 से 14 दिन लग जाते हैं, तो इतने डेज हो जाते हैं। और क्रोनिक के अंदर क्या होता है, क्रोनिक में ये होता है कि रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स टू ईयर्स लग जाते हैं, कई साल भी गुजर जाते हैं। अब फिर यही कहा जाता है कि पहले तो जी अगर हमने ट्रांसप्लांट किसी ऑर्गन को करवाया था वो ठीक काम कर रहा था, अब काम ठीक नहीं कर रहा, अब अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो ये मतलब कि प्रॉब्लम शुरू से था, लेकिन जो रिजेक्शन है वो अपेयर कब हुई, ईयर्स के बाद अपेयर हुई। ठीक है, usually occur because of the performed ABO antibodies। एबीओ एंटीबॉडीज में हो जाता है कि एबीओ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और मतलब कि ब्लड की कंपैटिबिलिटी नहीं थी तो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब क्रॉस मैचिंग करते हैं या फिर सीरम मैचिंग करते हैं, तो उसके ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। और अब जो एक्यूट रिजेक्शन है ये डायरेक्ट रिजेक्शन के रिजल्ट में भी हो सकती है, इनडायरेक्ट रिजेक्शन के भी अंदर भी हो सकती है, और जबकि जो क्रोनिक है वो हमेशा इनडायरेक्ट रिजेक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ रिजेक्शन। तो इसके अंदर है डायरेक्ट रिजेक्शन और इनडायरेक्ट रिजेक्शन। डायरेक्ट रिजेक्शन में क्या होता है, डोनर ड्राइव्ड है ये। इसके अंदर क्या होता है कि डोनर का जो एमएचसी है, ये डोनर ऑर्गन के अंदर जो एमएचसी है वो जैसे ही निकल के रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर जाता है तो रेसिपिएंट का जो उनसे है जो मतलब कि इम्यून सिस्टम है वो उसको एज अ फॉरेन मतलब लेता है या पूरे ऑर्गन को एज अ फॉरेन लेता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, तो ये फौरन ही रिजेक्शन हो जाती है फ्यू आवर्स के अंदर ही। तो ये डायरेक्ट रिजेक्शन होती है। इसमें क्या है, आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन द ब्लड from donor organ will reach lymph nodes through the bloodstream and when it interact with the T cell, where it interact with the T cell। यही बात है कि ट्रांसप्लांटेशन हो गई, डोनर ऑर्गन के अंदर जो ब्लड था उसके अंदर से एपीसी निकल के जो है रेसिपिएंट के ब्लड के अंदर गए और वहाँ पे वो टी सेल के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, और वहाँ पे क्या यही होगा कि जो मतलब कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं डोनर के, जो हमारा रेसिपिएंट है उनको फॉरेन के तौर पे लेगा, फॉरेन बॉडी के तौर पे लेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी या रिस्पॉन्स शो करेगा। Rejection will be occur because T cell will recognize the MHC of the PC as a foreign and will produce a response as CD8 or CD4 and start necrosis and or apoptosis। अब CD8 और CD4 सेल्स बन जाएंगे,
मतलब कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं वो ऑर्गन से निकल कर ब्लड स्ट्रीम में गए, उनके ऊपर जो एमएचसी प्रेजेंट था, तो मतलब कि अब डोनर सेल का ये मतलब कि डोनर ऑर्गन जो था, डोनर ने जो ऑर्गन दिया उसके अंदर से जो एपीसी निकला, उसके जो एमएचसी थे और उनको रेसिपिएंट की बॉडी ने या रेसिपिएंट के जो टी सेल थे उन्होंने इसको फॉरेन के तौर पे लिया और इसके अगेंस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस किया। रिस्पांस के रिजल्ट में CD8 और CD4 प्रोड्यूस हुए, जिन्होंने नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट रिजेक्शन है। इनडायरेक्ट रिजेक्शन जो है हमारे पास ये रेसिपिएंट ड्राइव्ड होती है। जो पहले हमारे पास डायरेक्ट रिजेक्शन थी वो डोनर ड्राइव्ड थी, ये हमारे पास रेसिपिएंट ड्राइव्ड है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, पैम्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं TLR, ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये TLR है ना, ये मतलब कि किसी भी स्पेशल फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिस तरह के काइटिन हो गया, मतलब फंजाई के सेल वाल के अंदर काइटिन प्रेजेंट है और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं, तो ये इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब हमारे अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जो हमारे पास एक और हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये है पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो से हैं ये एम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब कि ये हमारे पास रिसेप्टर हैं, ये इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्या जो है हमारे पास पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर हैं ये इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं डैम्प्स, ये हैं डेथ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स पैटर्न्स, और ये मतलब कि डेथ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न्स हैं और ये डेड सेल्स के ऊपर अपेयर होते हैं। और इसके बाद हमारे पास है कि इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज पैथोजन एंड देन एक्टिव द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले इनेट इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है पैथोजेंस को, फिर जाके हमारे पास अडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट रिजेक्शन के अंदर क्या होता है कि रेसिपिएंट का जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो हमारे पास जो मतलब कि टी सेल्स है हमारे पास, ह्यूमरल टी सेल्स, उनके मतलब उनको एक्टिवेट करता है। या फिर ये जो हमने पहले भी देखा कि टी सेल एक्टिवेशन कैसे होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो सिग्नल देता है टी सेल को, टी सेल एक्टिवेट होता है, IL2 जब टी सेल एक्टिवेट होता है तो IL2 रिलीज करता है। IL2 जो सा है वो दोबारा टी सेल के ऊपर जाके सेल प्रोलिफरेशन भी करवाता है। इसके बाद IL2 का और फंक्शन क्या था, वो टी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है। बी सेल की एक्टिवेशन होगी तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगे और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो से हैं वो डायरेक्ट किलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जो डोनर मतलब क्या ऑर्गन होता है, जो डोनर से हमने लिया होता है उसकी डायरेक्ट किलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर जो सा है इनडायरेक्ट रिजेक्शन का इस तरह चलता है। When we do transplantation, then sometime during transfer of the some cells or the tissue of the organ will get killed or damaged। ये हो जाता है कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऑर्गन के कुछ टिश्यू जो उनसे हैं वो डैमेज हो जाते हैं। These cells when entered in the blood stream of the recipient antigen presenting cell will kill the cells by phagocytosis। अब ये जो उनसे सेल्स जो उनसे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब मतलब के अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर होते हैं, रेसिपिएंट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो अब रेसिपिएंट के जो सेल्स हैं वो इनको किल कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के जरिए। Sometimes by phagocytosis, an immunogenic antigen will get loaded on MHC of the antigen presenting cell of recipient and immune response will produce which cause rejection। इसके अंदर ये होता है कि मतलब इम्यूनोजेनिक एंटीजन जो उनसा है वो रेसिपिएंट के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर MHC हैं उनके ऊपर लोड हो जाता है। अब वो लोड हो गया तो वो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो जिसके नतीजे में रिजेक्शन हो जाएगी, एलोग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी, कि मतलब कि जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, रिस्पॉन्स में जो हमारे पास CD8 या सेल्स या CD4 सेल बने हैं तो वो क्या करेंगे,
वो जाके जो ऑर्गन है उसी को मतलब जाके उसके ऊपर उसको उसके प्रोसेस या नेक्रोसिस स्टार्ट कर देंगे, जिसके नतीजे में रिजेक्शन हो जाएगी, एलोग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। तो यही होता है कि मतलब इम्यूनोजेनिक एंटीजन या फिर जो फॉरेन होता है, फॉरेन बॉडी होती है, जब फॉरेन हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं डोनर के अंदर से, जो जिस तरह हमने पहले कहा जो डोनर के अंदर से आ रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो उनको इम्यूनोजेनिक एंटीजन के तौर पे लेता है। तो उससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जो मतलब हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसकी रिजेक्शन हो जाती है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।